तो सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है सामाजिक घटनाक्रम में। ठीक है, किस में पाया जाता है देखते हैं। सामाजिक घटनाक्रम मानव व्यवहार सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष उपरोक्त सभी में पाया जाता है। सामाजिक शोध विधि का संबंध सामाजिक घटनाक्रम से मानव व्यवहार से सामाजिक जीवन में विभिन्न पक्ष से ग्रामीण सामाजिक घटनाक्रम के व्यवहार से सामाजिक विभिन्न पक्ष से होता है और क्या है क्योंकि सामाजिक ग्रामीण विकास शोध अर्थ होता है सामाजिक तथ्यों से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक स्तर पर हल निकालना, ग्रामीण विकास का मूल्यांकन करना तथा उनकी समस्याओं का पता लगाना होता है। ठीक है, ये सब होता है सामाजिक तथ्यों का काम। ठीक है, निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखो, वैज्ञानिक पद्धति होती है सामाजिक शोध की, नए तथ्यों की खोज करना होता है, प्रमाणों का विश्लेषण करना होता है, लेकिन सांख्यिकी विश्लेषण में कमी नहीं होती है। ठीक है, देखो फिर से पढ़ लेते हैं। सामाजिक एवं ग्रामीण विकास शोध की विशेषता क्या होती है? तो क्या होती है? वैज्ञानिक पद्धति, नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन करना, तथ्यों और प्रमाणों का विश्लेषण करना, तथ्यों से संबंध स्पष्ट करना आदि होते हैं। ठीक, क्या नहीं होता? सांख्यिकी विश्लेषण की कमी नहीं होती इसमें। सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? तो क्या नहीं, कौन सा शामिल नहीं है सामाजिक शोध विधि में? ग्रामीण समुदाय है, सामूहिक व्यवहार है और सामूहिक संघर्ष है, लेकिन भूमि वितरण नहीं है। ठीक है, ग्रामीण विकास केवल सामाजिक शोध के विषय क्षेत्र में भूमि वितरण में शामिल नहीं होता है। इसका विशेष क्षेत्र में अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय का अध्ययन, सामूहिक व्यवहार, सामूहिक संघर्ष, व्यवस्थापन के संबंध का अध्ययन, सामाजिक और ग्रामीण समस्याओं का पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है। ठीक है, सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है? समस्या समाधान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन का निराकरण, ये सभी। सामाजिक शोध विधि क्या है? व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है? ठीक है, ये सभी हैं। कौन से? सामाजिक नियंत्रण, समस्या समाधान, सामाजिक विज्ञान का निराकरण। ठीक है, ग्रामीण और सामाजिक शोध के उद्देश्य में सिद्धांत दोनों प्रकार से शामिल होते हैं। अतः व्यवहारिक उद्देश्यों में सामाजिक समस्या का समापन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक तनाव को कम करना, सामाजिक व्याप्त हिंसा, तनाव, अपराध, सामाजिक विघटन, निराकरण करना आदि शामिल होता है। यही सैद्धांतिक उद्देश्य का अंतर्गत मुख्य रूप से सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बस और क्या है। निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है? तो कौन सी नहीं है देख लेते हैं। निर्देशन चयन की समस्या, सामाजिक विघटन का निराकरण, वस्तुनिष्ठता का अभाव, सही माप का अभाव। तो आंसर क्या है देख लेते हैं। बी, सामाजिक विघटन का निराकरण का जो सामाजिक शोध का प्रमुख समस्या नहीं है। ठीक है, निराकरण, बल्कि यह उद्देश्य है। ठीक है, निराकरण ग्रामीण, ये क्या है? उद्देश्य है, ना कि समस्या है। इसके शोध समस्याओं में निर्देशन चयन, अस्पष्टता होती है, वस्तुनिष्ठता का अभाव, माप असंभव। ठीक है, ये सब है। निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध का उद्देश्य है? तो ये सभी है। सामाजिक घटना का वर्णन, कारण का खोज, रचनात्मक कार्य, सभी। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसका संबंध सामाजिक समस्याओं की खोज करना है। इसमें प्रश्न सूची
अनुसूची, साक्षरता, अवलोकन आदि प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य प्रमुख उद्देश्य सामाजिक घटना का वर्णन, कार्य वर्णन, ठीक है, ये सब है, थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है। सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है, तो सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति का प्रमुख गुण कौन सा नहीं है, तो समस्या का चुनाव नहीं है, ठीक है। देखो क्या क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण जो पद्धति है उसका प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, गुण देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठता है, वैज्ञानिक परिदर्श है और गुणात्मक सूचनाएं हैं, ठीक है। बस जो नहीं है तो वो नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति का दोष है, क्या क्या दोष हैं, अव्यवस्थित सूचनाएं, ठीक है, निर्देशन त्रुटि, सही है, ठीक है, अमूर्त घटनाओं का अध्ययन असंभव है, सही बात। तो ये सभी दोष हैं सामाजिक सर्वेक्षण के। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि क्या है, भूतकाल के शोध से है, वर्तमान काल से है कि भविष्य काल के या अमूर्त शोध से है, तो देख लेते हैं क्या है, तो भूतकाल के शोध से है। ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक लिखा है तो क्या है, भूतकाल से तो होगा ही। भूतकाल का विश्लेषण, इस विधि में प्रमुख उद्देश्य अतीत, वर्तमान, भविष्य के मध्य संबंध स्थापित कर वैज्ञानिक की जिज्ञासा को शांत करना होता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का अध्ययन के क्षेत्र में शामिल किया गया है क्या, संस्था का कार्य, संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक विचारों का विकास, उपरोक्त सभी, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं है, चिंतन, ठीक है। मीन कौन सा वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है, शोध पद्धति की विशेषता नहीं है, भावनात्मकता, भावनात्मकता नहीं है, ठीक है। और वैज्ञानिक शोध पद्धति में क्या भावना क्यों होगी, सत्याजित जो दिखता है वही माना जाता है, ठीक है। तार्किकता, निश्चितता, ये सब भविष्यवाणी की क्षमता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समस्याओं का शोध कार्यों में वैज्ञानिक पद्धतियों के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण कौन शामिल नहीं पाया जाता, तो देख लेते, समस्या का चुनाव, ठीक है, चरों का चयन करना, सामग्री का संकलन करना, ये सब वैज्ञानिक पद्धति के तहत बनाए जाने वाले चरणों में आता है, ठीक है। और जो नहीं है पाया जाता है वो है सार्वभौमिक सिद्धांत का स्थापित करना। सामाजिक शोध कार्य की तुलनात्मकता विधि के तहत निम्न में से कौन सा अध्ययन पाया जाता है, ठीक है। तो शोध की कार्य तुलनात्मक विधि के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इन सभी सामाजिक परिवर्तन का, रीति रिवाजों का, विशिष्ट सामाजिक घटनाओं का, सभी का किया जाता है। और जिससे पढ़ना हो तो ये पढ़ सकता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। दिया गया कथन में कथन किन का है कि तुलनात्मक पद्धति यह विश्लेषण के तात्पर्य केवल सामाजिक घटनाओं के बीच में तुलना करना ही नहीं बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करना है, तो गिन्सबर्ग ने कहा है, ठीक है। पद्धति के संबंध में दिया गया प्रमुख कथन गिन्सबर्ग का है, किसका है, गिन्सबर्ग का है कि तुलनात्मक पद्धति का संबंध में जिसने दिया है वो गिन्सबर्ग है। तुलना पद्धति एक ऐसी पद्धति है, क्या है तुलनात्मक पद्धति, जो भिन्न सामाजिक तत्वों की तुलना करने के साथ ही व्याख्या और विश्लेषण करती है। तो सामाजिक तथ्यों का वो व्याख्या भी करेगी, विश्लेषण करेगी, कौन, तुलनात्मक, दो लोगों के बीच में तुलना करने के बाद, ठीक है। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से विश्लेषण करके विशिष्ट से समान तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। किस निम्न से कौन तुलनात्मक शोध पद्धति का शोध चरण का भाग नहीं है, इकाइयों का अवलोकन करना, सामाजिक तथ्यों का संग्रह करना, ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना और सामान्यीकरण करना। तो
में से तुलनात्मक शोध पद्धति का शोध चरण का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना, ये भाग नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन का शोध करना तुलनात्मक चरण का भाग नहीं है। तो कौन कौन से भाग होते हैं शोध के? इकाइयों का अवलोकन करना, सामाजिक तथ्यों का संग्रह करना, पृथकता का मूल्यांकन करना, ठीक है, ये सब है। सामान्यीकरण का प्रमुख है। जब किसी समाज में समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, तो क्या कहलाते हैं? तो निर्देशन कहलाते हैं, ठीक है, निर्देशन। जब किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज और समूह का गुणों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है, उसे निर्देशन कहा जाता है, ठीक है। निर्देशन एक पूर्व निर्धारित योजना होती है, ठीक है। निश्चित प्रतिशत का चयन होता है, इसके माध्यम से छोटी इकाइयों का अध्ययन में निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। निम्न में से निर्देशन पद्धति की प्रमुख विशेषताएं देखो, अभी पढ़ी अपन ने ऊपर। देखो, प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करना, निर्वाचन इकाइयों के बृहत अध्ययन होता है, सूचनाओं का निरीक्षण हो जाता है, तो सभी होंगे इसकी विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन निर्देशन शोध पद्धति का गुण नहीं है? देखो, समय की बचत तो होनी ही चाहिए इसमें, ठीक है, धन की बचत भी होनी चाहिए, विशेष ज्ञान की आवश्यकता और प्रशासनिक सुविधा, तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। अनुसूची निम्न में से किसकी विशेषताएं गुणों का समन्वय पाया जाता है? अवलोकन, साक्षरता का प्रश्नावली और ये सभी, ठीक है। निम्न में से एक विधि है, संकलन एक विधि है, इसके प्रकार माध्यम शोधकर्ता संबंधित व्यक्तियों को मिलकर जानकारी एकत्रित करता है, ठीक है। निम्न में से अनुसूची की विशेषता नहीं, क्या नहीं है अनुसूची की विशेषता? पहले तो पढ़ लेते हैं विशेषता क्या क्या है, ठीक है, प्रमुख विशेषताएं पढ़ ले, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्रश्नों का उचित क्रम, सीमित आकार, प्रत्यक्ष संपर्क, सरल और स्पष्ट प्रश्न पूछना, सही संदेशवाहक, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था है इसमें, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रवृत्ति और आदि है। तो इसमें देखते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क है, बिल्कुल है, ठीक है, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था है, बिल्कुल है, ठीक है, सीमित आकार है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन आंकड़ों के संकलन नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा, ये विशेषता नहीं होती। अब निम्न में से कौन सी अनुसूची का प्रकार नहीं है? तो पहले पढ़ लेते हैं अनुसूची के प्रकार, पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से समान रूप से सामाजिक अनुसंधान में अनुसूची प्रकार? अवलोकन अनुसूची, ठीक है, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षरता अनुसूची, प्रलेखन अनुसूची और संस्था सर्वेक्षण अनुसूची पाई जाती हैं। पीवीएन की अनुसूची के 4 प्रकार बताएं, अवलोकन, मूल्यांकन, प्रलेखन और संस्था सर्वेक्षण। तो इनमें से देखो, साक्षरता अनुसूची है, प्रलेखन है, मूल्यांकन है, लेकिन जातीय नहीं है, तो आंसर यही होगा। निम्न में से कौन अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है? तो इनमें से कौन सूची का प्रमुख गुण नहीं है? प्रमुख गुण नहीं है तो सीमित क्षेत्र का अध्ययन, ये गुण नहीं है, ठीक है, सीमित क्षेत्र का नहीं, वास्तविक सूचनाओं का जानकारी देता है, अवलोकन की शक्ति का विकास, अनावश्यक सूचनाओं का बचाव, ठीक है। तो सीमित क्षेत्र का अध्ययन अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है, बल्कि यह दोष है। अनुसूचित के प्रमुख गुणों के व्यक्तिगत संपर्क, वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, प्रमाणिक लेखा अनुबद्ध सूचनाओं, अनावश्यक सूचनाओं के प्रति उत्तरों का सत्यापन सुविधा। निम्न में से कौन अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं हैं? अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं हैं तो उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष और सूक्ष्म अध्ययन, विश्वसनीय सूचना का स्रोत, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, ये सब है। निम्न में से कौन अवलोकन का प्रमुख आकार नहीं है? तो
सहभागी, क्षेत्र, व्यवस्थित या उपकल्पना का निर्माण करना। देखते हैं आंसर क्या है इसका। उपकल्पना का निर्माण करना अवलोकन की बल्कि विशेषता नहीं है। अवलोकन के प्रमुख क्या है? व्यवस्थित, सहभागी, नियंत्रण, अनियंत्रण और ये सब करना। अवलोकन के वैज्ञानिक विधि में कौन सी विधि कहा गया है? शास्त्रीय विधि कहा गया है। ठीक है। अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएं दोष हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य भाग नहीं है। लचीलापन, ठीक है। निम्न से साक्षरता का भाग कौन सा नहीं है? तो लचीलापन नहीं है। इसमें प्राथमिक तत्वों का संकलन होता है, उत्कल्पना का निर्माण होता है और पुनरीक्षण होता है साक्षरता का। ठीक है क्या? चलो देख लेते हैं, पढ़ देते हैं इसके एक बार। साक्षात्कार सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण पद्धति है जो दूसरे के आंतरिक विचारों को जानने और समझने का महत्वपूर्ण निभाता है। दिया गया लचीलापन साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है बल्कि यह गुण है। देखो, लचीलापन एक गुण है, ठीक है, उद्देश्य नहीं होता है। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? मतलब उद्देश्य क्या है, उससे क्या निकालना है? तो निर्माण एवं समस्या की प्रारंभिक अन्वेषण, प्राथमिक तत्वों का संकलन, पुनरीक्षण पाया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा साक्षात्कार का प्रमुख दोष है? तो दोष क्या है? एक रूपता की कमी होगी, उसमें एक से सबसे नहीं पूछे जाएंगे। खर्चीली विधि है क्योंकि 1 to 1 होगा। मौखिक उत्तर पर विश्वास रहेगा। ठीक है। तो ये सभी। निम्न में से कौन प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली का वर्गीकरण या प्रकार नहीं है? तो संरचित प्रश्नावली। ठीक है। प्रश्नावली के वर्गीकरण का प्रकार। प्रश्नावली के वर्गीकरण पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली के 4 वर्ग हैं। ठीक है। कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग। एक है प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित और चित्रमय प्रश्नावली। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी नहीं है? देखो, मिश्रित है, ठीक है, खुली है, ठीक है, और प्रतिबंधित है, लेकिन संरचित प्रश्नावली नहीं है। तो इसका आंसर संरचित प्रश्नावली होगा। अपूर्ण सूचना, ठीक है, इसमें पूर्ण सूचना मिलती है, प्रश्नावली पर अपूर्ण नहीं मिलती है। ठीक है। कम खर्चनीय होती है, सरल होती है, ठीक है, सूचनाओं को शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। प्रश्नावली गुण प्रविधि क्या है? देखो, गुण क्या क्या है प्रश्नावली के? तो सरल होती है ये, ठीक है, कम खर्चीली होती है, सरल सांख्यिकी विश्लेषण हो जाता है, समय की बचत होती है, पुनरावृत्ति का संभव होता है, सूचनाओं को शीघ्र प्राप्ति हो जाती है आदि। ठीक है। समस्याएं क्या क्या हैं? लेकिन इसमें समस्याएं हैं सार्वभौमिक प्रश्न का संभव, अस्पष्ट लेख, सूचनाओं व्यक्तिगत दोष। ठीक है। ये सब होंगे। निम्नलिखित में प्रश्न के अवगुण। तो अस्पष्ट लेख हो सकता है, देखो अपने अंदाज से लगा लो, ये अपन लोग क्या अस्पष्ट लेख लिख सकते हैं, तो इससे दुख होगी। प्रत्युच्चोर की समस्या हो सकती है, सूचनाओं की अविश्वसनीयता हो सकती है। तो मतलब सभी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख दे कोई, क्या ही फर्क पड़ता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण परिस्थिति सर्वप्रथम कब शुरुआत हुई? अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति कब शुरुआत हुई? तो 1926 में हुई। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की प्रमुख प्रविधि, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम मैलकॉम विली द्वारा की गई। ठीक है। कब की गई? 1926 में की गई। इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों को प्राप्त गुणात्मक श्रेणी के एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। इसको एक श्रेणी में बनाया जाता है, कई श्रेणियों से मिला के। ठीक है। डाटा को बस अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो सभी है। कैसे सभी हैं? तो गुणात्मक तथ्यों का मात्रात्मक अध्ययन का वैषयिक रूप,
और संप्रेषण पर्यावरण का संधानों का विकास करना। ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति है क्या, जिसमें तथ्यों का विश्लेषण, सार्वजनिक अध्ययन हो, गुणात्मक विश्लेषण आदि शामिल होता है। तो अतः वैज्ञानिक अध्ययन के केवल तथ्यों के संकलन ही नहीं करता बल्कि तथ्यों का संग्रह भी करता है। संकलन ही नहीं, संग्रह भी करता है। संकट विश्लेषण पद्धति जिसे समाज में भी सभी पक्षों का अध्ययन असमान है। तो क्या है, सर्वांगीण अध्ययन, तथ्यों का विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, ये सब हैं। किसी भी एक सामाजिक इकाई की, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार हो या संस्था हो, समुदाय, एक जीवन का अन्वेषण विवेचन करने की पद्धति क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, व्यक्तिगत अध्ययन कहलाया जाता है। ठीक है, ये प्राचीन पद्धति है और व्यवस्थित का पहला प्रयोग हार्वर्ड स्पेंसर ने किया था इसका। ठीक है। निम्न में से कौन व्यक्तिगत अध्ययन के प्रमुख गुण नहीं है। पक्षपात की संभावना नहीं है इसमें। ठीक है, गहन अध्ययन कर सकते हैं, संपूर्णता मनोवृत्ति को वृद्ध कर सकते हैं। ठीक है। और कौन सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करता। तो व्यावसायिक एकत्रीकरण की कमी। ठीक है। निम्नलिखित में तो कौन सांख्यिकी विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व स्पष्टीकरण है। तो तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, पूर्व अनुमान में सहायक, नियोजन के क्षेत्र में सहायक, सभी। ठीक है, इसका आंसर सभी है। सांख्यिकी विश्लेषण में क्या क्या होता है, ये सब होता है। सांख्यिकी और सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमियां पाई जाती हैं। ये सभी कमियां पाई जाती हैं। केवल सांख्यिकी तथ्यों का अध्ययन करता है, दुरुपयोग होना इसका। ठीक है, सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाती है। ठीक है, ये सब हैं इसकी कमियां। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण सामाजिक विकास के पक्ष में किन क्षेत्रों पे विकास आवश्यक है। तो स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, पेयजल पे, सभी पे आवश्यक है। ठीक है। और भारत की आबादी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है, ये पहले ही बता चुके हैं। चौगांधी लेखपाल। ठीक है। वैसे कुल गांव कितने हैं, 6,40,930, जिसमें इतने में सर्वाधिक आबादी काफ़ी है, गैर आबादी वाले भी काफ़ी है। ठीक है, तो इतनी है। ठीक है, इनमें से इसलिए गांव के विकास करना आवश्यक है। गांव को सामूहिक एकता का अस्तित्व होता है जो इसी में सहयोग करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक हो। रोजगार सृजन, कृषि वृद्धि और संचार सुविधाओं का विकास, या उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी होंगे। सामाजिक विकास में क्या क्या सहायक होते हैं, रोजगार का सृजन हो जाए, अगर वहीं पे कृषि का उत्पादन में वृद्धि हो जाए, संचार सुविधाएं पहुंच जाए, तो कोई कहीं को जाएगा, गाँव ही में रहेगा। ठीक है। अफ्रीकन समाज कैसा है, तो जनजातीय समाज है। देखो, भारतीय समाज कृषक समाज है और अमेरिकी समाज औद्योगिक समाज है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अमेरिकन समाज औद्योगिक समाज है। ठीक है, अफ्रीकन समाज जनजातीय, भारतीय कृषक है। इनमें से कौन सा कथन जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है। जीवन सरल होता है उनका, सही है। समाज का आकार बड़ा होता है, ये नहीं है सही, क्योंकि छोटा होता है उनका आकार। समय के जीवन होता है और अविवेककरण होता है। ठीक है। जनजातीय समाज की आर्थिक संरचना कैसी है। ठीक है, गलत कौन सा है, लेकिन इसमें पहले सही पढ़ लेते हैं। प्रकृति पर निर्भरता, सही बात है। लकड़ी का उपयोग का उपकरण बनाना, बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की संपत्ति इकट्ठा करना, ये सही नहीं होगा। जंगली अन्न पर निर्भर करना, बिल्कुल ठीक है, यही सब होता है।
जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या, कुल जनसंख्या कितनी है भारत में? तो 8.6% है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है भारत में 2011 के अनुसार? 8.6। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। करीब करीब संख्या में कितनी है? 10.52 करोड़। कितनी क्या है जनजातीय समूह? 532 जनजातीय समूह है भारत में। ठीक है, और 8.6 है। भारत के किस राज्य में जनजातीय समूह अनुसूचित जनजातियों का अभाव पाया जाता है? तो मेरे ख्याल से हरियाणा में। ठीक है, जनजातीय समूह नहीं है। चलो इसमें पढ़ देते हैं कौन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जनजाति, के बाद महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है। मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, सब एक दूसरे से लगे हुए राज्य भी हैं। देश में कहाँ नहीं पाए जाते? पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी और दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। तो केवल 5 जहाँ देश हैं, 5 राज्य हैं। पंजाब जो लगे हुए, हरियाणा, बस दिल्ली है, और चंडीगढ़ उसकी राजधानी है। ठीक है, तो ऐसे तो 4 याद हो गए। एक साउथ का है पुडुचेरी, जहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती है और सब जगह पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ पर है? अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर है ओवरऑल, तो लक्षद्वीप में 94.8% के आधार पर। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पता ही, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कृषि के खेतीहर समाज निम्न में से क्या व्यवसाय करता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन सभी करेगा। खेती मतलब कृषक समाज, तो पता ही होगा कृषक समाज में क्या है। कृषक समाज के आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सही है? सादगीपूर्ण जीवन में परिवार की भूमिका होती है, एकता की भावना होती है, बस यही सब है और क्या है। ठीक है, कृषि समाज में परिवार की भूमिका में रूप में पाई जाती है। बाल का पोषण की इकाई के रूप में, प्रजनन की इकाई के रूप में, आर्थिक इकाई के रूप में पाई जाती है। ठीक है, पर्यवेक्षी कृषक वह होता है जो श्रमिकों से काश्त करवाता है। देखो अब ये पढ़ लेते हैं। कैसे? भूस्वामी, पर्यवेक्षी, कृषक, काश्तकार एवं फसल भागीदारी शामिल होते हैं। मतलब ये भूस्वामी भूमि का स्वामी होता है किंतु काश्त नहीं करता। पर्यवेक्षी कृषक यानी भूमि का श्रमिक से काश्त करवाता है। ठीक है, जो कार्य कराए। ठीक है, पर्यवेक्षी श्रमिकों से जो कार्य कराता है। निम्न में से कौन औद्योगिक समाज के संबंध सही है? अनौपचारिक समाज नियंत्रण। निम्न में से कौन ग्रामीण समाज के विकास परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है? ठीक है, तो ऊंच नीच की भावना, परिवार के मूल कार्यों आदर्शों का बदलाव, जाति विशेष की प्रभुत्ता में कमी। निम्न में से कौन से कार्य जमींदार के स्वभाव में निहित पाए जाते हैं? ठीक है, ये सब कहा जाता है। ज़मीन की देखभाल करना, काम और श्रमिकों का काम कराना। देखो ग्राम में जो ग्रामीण कारीगरों में कौन लकड़ी का हल का निर्माण करता है? तो अब बढ़ई, ठीक है, बढ़ई क्या करेगा? ग्रामीण कारीगरों में से कौन सी लकड़ी का जो हल निर्माण करता है वो कौन करता है? बढ़ई करता है। ग्रामीण समाज में ग्रामीण कारीगर के रूप में बढ़ई होते हैं, कुम्हार होते हैं, लोहार होते हैं, सुनार होते हैं, जुलाहा होते हैं, सभी पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ई लकड़ी का काम, दरवाज़ा, खिड़की आदि बनाते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सुनार आभूषण बनाते हैं। ठीक है, ग्रामीण समाज की संपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता है? तो आभूषण नहीं होता है अचल के रूप में। ये ग्रामीण समाज के 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कैसी होती है? एक चल संपत्ति होती है, एक अचल संपत्ति होती है। ठीक है, तो चल संपत्ति कौन सी होती है? ठीक है, हल हो गया, बैल हो गए, मवेशी हो गए, आभूषण हो गए, नगद हो गए, ये सब चल संपत्ति है, मतलब चलती है। ठीक है, अचल कौन सी है? भूमि, खेती, जो चलती नहीं है। ठीक है, तो अचल। ग्रामीण समाज के संपत्ति का मुख्य आधार कौन सा पाया जाता है? ठीक है, तो
ग्रामीण समाज में संपत्ति का मुख्य आधार उत्तराधिकार, विवाह, महाजनों के पास संपत्ति, ये सभी पाया जाता है। ठीक है, यह उस सामाजिक स्थिति में को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है, तो वो गरीबी कहते हैं। ठीक है, गरीबी उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति जो बुनियादी सुविधाएं, भोजन, वस्त्र, घर पूर्ति नहीं कर पाता, उसे गरीब कहते हैं। ठीक है, ग्रामीण भारतीय में के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित कितने रुपए है, तो 27 रुपये प्रतिदिन आय है, मतलब ये आ चुका है लेखपाल में। ठीक है, तो 27 रुपये प्रतिदिन की आय होनी चाहिए, मतलब खर्च यहाँ पर निर्धारित की गई है 2011 तेंदुलकर फॉर्मूले के आधार पर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र 70 के 33 रुपये निर्धारित की गए थे। ठीक है, केंद्र सरकार में श्री रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक खर्च करता है तो गरीब नहीं माना जाएगा। कितना? 32 रुपये। ठीक है, ये भी लेखपाल 2015 में आ चुका है समिति। ठीक है, तो तेंदुलकर समिति, तो के रंगराजन समिति में, सी रंगराजन समिति में क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से अधिक खर्च करता है तो वह गरीब नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितने 47 रुपये से अधिक खर्च करता है तब भी नहीं माना जाता है। ठीक है, सी रंगराजन रिपोर्ट कब आई थी? 2014 में आई थी। इसमें क्या है, तो इसमें 32 रुपये से जो अधिक खर्च करता है वो गांव में जो गरीब नहीं है, और शहर में अगर 47 रुपये से अधिक खर्च करता है तो वो गरीब नहीं आई। कब थी? 2000। अब देखो, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आई? 1997-2000। ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है? तो 20,000 रुपये। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय में आई थी कि वार्षिक पारिवारिक आय जो गरीबी BPL आएगी तो 20,000 रुपये होगी। सामाजिक विनिमय के कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है, सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं के। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार रसोई में परंपरागत लकड़ी और गोबर के बनाते हैं? तो 85% लोग बनाते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार रसोई की मिट्टी के तेल पे खाना बनाते हैं? तो 1% लोग बनाते हैं। ठीक है, 2015 की रिपोर्ट, और चकबंदी लेखपाल में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? 2015 में शुरू हुई, जिससे फिर मिट्टी का तेल बिल्कुल बंद ही हो गया है, अब कहीं मिलता ही नहीं। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है? तो देख लेते हैं कितने हैं। तो कितने 56% गाँव में बिजली सही आती है। ठीक है, और 2020 के अनुसार जब उस समय पे एग्ज़ाम में आया था तो 56 था, अब तो 90% हो गई है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में 93% होगी। बिजली की खपत कम करने के लिए 2015 में कौन सी उज्ज्वला योजना आई थी, जिसके तहत उजाला योजना आई थी, जो LED देते थे सस्ती, है इसमें बिजली की 10% की कमी आती है खपत। भारत में मिट्टी के तेल की खुदरा बाजार मूल्य कितना है? तो 28 रुपये उस समय पे था। ठीक है, अब 2020 के अनुसार तो 47 रुपये प्रति लीटर है। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? तो 44%। ठीक है, वित्तीय समावेशन की सबसे पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष किया था? तो 2005-2006 में किया था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्न में से कौन कार्य कर रहे हैं? तो राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, स्वयं सहायता समूह, व्यवस्था प्रतिनिधि। ठीक है, ये सब काम कर रहे हैं।